हम्म। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए, अब छत्तीसगढ़ का हम लोग का बस आधुनिक इतिहास बचा है। प्राचीन और मध्यकालीन हम लोगों ने खत्म कर लिया है। ठीक है, तो आधुनिक छत्तीसगढ़ ज़्यादा नहीं जाएगा आपका। 15 से 20 क्लास होगा, मतलब 5 से 10 दिन में आपका ये पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर आप इसका नोट्स भी बनाते चलिए आधुनिक छत्तीसगढ़ का। देखो, यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछते हैं। जैसे किसी एग्जाम में 10 नंबर का अगर छत्तीसगढ़ का वेटेज है तो 6 नंबर के क्वेश्चन आपके आधुनिक से पूछे जाएंगे। आधुनिक में आपने को पढ़ना क्या है? एक तो मराठा कालीन जो छत्तीसगढ़ है वो आपको जानना है। एक आता है 1857 की क्रांति के बारे में, और उसके बाद आप जो हम लोग सीक्वेंस में संक्षेप में समझे थे कब, जब हम लोग 1889 से अधिवेशन लेकर के 1947 तक। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने, बहुत ही छोटी सी। आप एक चीज इसमें सावधानी रखेंगे कि जो मैं पढ़ाते जाऊंगा उसका आप लोग नोट्स तैयार करते चलिए। इसमें होगा क्या, आप तो एक खुद प्रैक्टिस करोगे, है ना। दूसरा चीज, रिकॉल करने में ज्यादा आसानी रहेगी, और कोई बड़ा सिलेबस नहीं है। कंपैरिजन करें अगर इंडियन हिस्ट्री की, है ना, या जियोग्राफी की या पॉलिटी की, तो उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा सा हिस्सा है आप। ठीक है, तो इसको आप प्रॉपर तरीके से पढ़ते जाइए। यहाँ से क्वेश्चन, अगर सीएससी की बात करें, पीएससी से तो यहाँ क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। हर साल का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो आप, आधुनिक छत्तीसगढ़ से पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो मराठा काल को समझते हैं। मराठा काल को समझने से पहले एक समरी देखिए कि कुछ यहाँ पे अप्रत्यक्ष मराठा शासन होंगे, है ना। कुछ लोग आकर के डायरेक्ट यहाँ पे शासन करेंगे। ठीक, और एक अल्पायु वाली स्थिति में, है ना, कोई राजा जैसे रघु जी द्वितीय तृतीय देखेंगे, वह बहुत ही 13 वर्ष की आयु में उनके पिताजी खत्म हो जाते हैं, रघु जी द्वितीय, ये सब। तो उनको शासनकाल हस्तांतरित करने के लिए क्या किया जाता है, अल्पवयस्क रहते हैं, तो ब्रिटिश संरक्षण में क्या होगा, यहाँ पे मराठा शासन होगा और डायरेक्ट मराठा शासन होगा, है ना। जब डलहौजी की हड़प नीति चलेगी तो पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया जाएगा। तो ये कुछ सीक्वेंस रहेंगे, ये सीक्वेंस से लेकर के क्वेश्चन पूछा जाता है। मराठा काल पढ़ेंगे, उसको पहले संक्षेप में समझ लेते हैं कि मराठा काल में आपको पढ़ना क्या है। तो हम लोग जब कलचुरी पढ़ रहे थे, याद करो, तो यहाँ कुछ अप्रत्यक्ष मराठा शासन चल रहा था, है ना। तो इसको देखो, मराठा काल को आपको कुछ हिस्सों में तोड़ करके पढ़ना है, कुछ हिस्सों में तोड़ करके पढ़ना है। कहने का क्या मतलब है, पहले होगा अप्रत्यक्ष मराठा शासक, अप्रत्यक्ष मराठा। ठीक है, पहला चीज। फिर दूसरा चीज हम लोग क्या देखेंगे इसमें, प्रत्यक्ष मराठा शासन देखेंगे। प्रत्यक्ष मराठा शासन, है ना। प्रत्यक्ष मराठा कहने का क्या मतलब है, डायरेक्ट यहाँ पे बिंबाजी भोसले आकर के क्या करेंगे, शासन करेंगे। और ये सब चीज को हम लोग ट्रिक से पढ़ेंगे। सब नाम आपको एक बार समरी याद करवा दूंगा मैं, बहुत आसानी से आप इसको क्या करोगे फिर देख सकते हो। ठीक है, पहले तो अप्रत्यक्ष मराठा शासन के बारे में समझेंगे, फिर प्रत्यक्ष मराठा शासन समझेंगे। जब प्रत्यक्ष मराठा शासक मतलब बिंबाजी भोसले की मृत्यु हो जाएगी और यहाँ पे एक राजा आएगा, उसके बाद व्यंकोजी भोसले। तो व्यंकोजी भोसले क्या करेगा, ये डायरेक्ट छत्तीसगढ़ ना आकर के नागपुर से ही एक शासन व्यवस्था चलाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सूबा शासन व्यवस्था। क्या बोलेंगे जी, सूबा शासन व्यवस्था। ठीक, सूबा शासन व्यवस्था चलने के बाद फिर क्या करेंगे, ब्रिटिश के अधीन यहाँ पे मराठा शासन पढ़ेंगे, है ना। ब्रिटिश के अधीन मराठा शासक, जिसमें क्या कहा जाएगा, जो ब्रिटिश अधीक्षक हैं उन ब्रिटिश अधीक्षकों के जरिए यहाँ पे क्या करेंगे, शासन करेंगे। ठीक है,
ब्रिटिश के अधीन मराठा शासन पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। किसके अधीन? ब्रिटिश के अधीन मराठा शासन पढ़ेंगे, जिसमें क्या पढ़ेंगे आप, जो क्या बोलते हैं अधीक्षक हैं, उन अधीक्षकों को आपको यहां पे लाइन से पढ़ना है। ब्रिटिश के अधीन पढ़ेंगे, जिसमें डायरेक्ट रूप से आप क्या पढ़ोगे जी? अधीक्षकों को पढ़ोगे, अधीक्षक, ठीक है। ये एक चीज समझ में आया, ब्रिटिश के अधीन मराठा शासन। ब्रिटिश के अधीन मराठा शासन क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि यहां अल्प आयु में रघुजी तृतीय अल्पायु रहेगा, 13 वर्ष की आयु में क्या करेगा वो? राजगद्दी पे बैठेगा। तो ये अभी अल्पायु है, शासन के बारे में जानेगा नहीं उतना, इसीलिए क्या करते हैं, ब्रिटिश के अधीन रह करके शासन व्यवस्था चलाते हैं। एक तरफ से यह भी अप्रत्यक्ष मराठा शासन ही है। क्यों? क्योंकि रघुजी तृतीय जो है वो छत्तीसगढ़ नहीं आते, ठीक है, वहीं से ही शासन करना स्टार्ट करते हैं। एक आप पढ़ोगे, फिर ब्रिटिश के अधीन मराठा शासन देख लिए, तो फिर डलहौजी की हड़प नीति चलेगी, है ना, उसका डेट भी हम लोग देखते जाएंगे। फिर लास्ट में क्या चलेगा? पुनः मराठा शासन चलेगा, ठीक है। अब ये अल्पायु थे, अल्पायु मतलब जब ये 18 वर्ष के हो गए तो एक सशर्त के साथ इसको सत्ता जो है हस्तांतरित कर दिया, मतलब यहां पे पुनः मराठा शासन स्थापित होगा, पुनः मराठा शासन क्या होगा? पुनः मराठा शासन, ठीक है। पुनः मराठा शासन जब खत्म होगा, फिर ये डलहौजी की हड़प नीति के द्वारा इस साम्राज्य को जो है छत्तीसगढ़ को, वो किसमें शामिल कर लिया जाएगा? डलहौजी की हड़प नीति के द्वारा नागपुर में ऑलरेडी ये सबमिट हो गया था, इसलिए उसका पार्ट रघुजी तृतीय जो है वो कहाँ से शासन करता था? नागपुर से। और डलहौजी की हड़प नीति के द्वारा उसको नागपुर को ब्रिटिश के अधीन शामिल कर लिया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा जो आखिरी वाला हिस्सा, आखिरी वाला पार्ट देखेंगे, वो ब्रिटिश के अधीन चला जाएगा। कौन सा? हमारा छत्तीसगढ़ राज्य, है ना। मतलब इसका क्या नाम देते हैं? प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन। इसका क्या नाम देंगे? प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन, ठीक है। तो आपको ये 5-6 पार्ट में आपको डिवाइड करके पढ़ना पड़ेगा ये पूरा मराठा काल को। अब इसमें कौन कौन से शासक आएंगे उसको हम लोग ट्रिक से याद करेंगे, इसमें कौन कौन से शासक आएंगे उसको देखेंगे, इनका डेट क्या है ये डेट भी देखते चलेंगे हम लोग, है ना। तो सबसे पहले देखो अप्रत्यक्ष मराठा शासन का और इन सब का हम लोग एक बार डेट या समरी देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो अप्रत्यक्ष मराठा शासन कब होगा जी? अप्रत्यक्ष मराठा शासन 1741 से यहां पे चालू होगा, ठीक है, 1741 से 1757 तक। अब ऐसा क्यों भाई? देखो 1741 में जब हम लोग कलचुरी पढ़ रहे थे तो एक शासक आ रहा था, है ना, भोसला का जो सेनापति था भास्कर पंत, वो आकर के रघुनाथ को क्या किया था? अटैक किया था, है ना। और उसकी जो पत्नी है ना, वो लोग क्या किए थे? झंडा, सफेद झंडा दिखा करके खुद सरेंडर कर दिए थे। और रघुनाथ सिंह जो वृद्ध शासक था, युद्ध करने के हालत में नहीं था, तभी से ये किसमें आ गया? मराठा शासन में आ गया हमारा छत्तीसगढ़। लेकिन ये डायरेक्ट वहां पे राज नहीं किए, है ना, उन लोग को आगे भी बढ़ना था, बंगाल की तरफ जाना था युद्ध करने के लिए। तो वो एक प्रकार से अप्रत्यक्ष मराठा शासन था। कब? 1741 से 1757 तक। यहां पे 2 शासक आएंगे, खैर जो शासक आएंगे उसको हम लोग आगे पढ़ते चलेंगे, ठीक। बात यहां तक समझ में आई अप्रत्यक्ष मराठा शासन के बारे में। प्रत्यक्ष मराठा शासन जब आप देखोगे तो 1757 से आगे बढ़ेगा जी। 1757 से आगे बढ़ेगा, कहने का क्या मतलब है? 1758 से 1787 तक ही जाएगा, 1758 से 87 तक जाएगा, ठीक। तब कंफ्यूज होता है, डेट भी कैसे याद करेंगे समझाऊंगा मैं आपको। फिर उसके बाद क्या होता है? प्रत्यक्ष मराठा शासन के बाद बचाओ परसों अप्पा करके यहां पे सब आएंगे शासक, धीरे धीरे उसको हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। अब सूबा शासन के बारे में देखो, एक शासक आता है व्यंकोजी भोसले। व्यंकोजी भोसले क्या करता है? उसको नागपुर छोड़ने का मन नहीं करता, तो नागपुर छोड़ने का मन नहीं करता तो वो कहां रहेगा? यहीं पे रहेगा। और क्या करेगा? नागपुर में ही रह करके क्या करेगा? यहां पे एक सूबा शासन मतलब सूबेदारों की नियुक्ति करेगा, और वहां से जो कर है उसको एकत्रित करके किसको दिया जाएगा? नागपुर भेजा जाएगा, ठीक है। सूबा शासन के बारे में, तो सूबा शासन कब से कब तक चलता है? देखो 87 है ना, तो ये 1700
1788 से कहां तक जाएगा? 1811 तक। कहां से कहां तक जाएगा? 1788 से 1811 तक जाएगा, सॉरी 1818 तक जाएगा, है ना, 1818 1818 तक जाएगा। कब? 88 से 1818। ठीक। अब देखो ब्रिटिश के अधीन मराठा शासन हम लोग जब पढ़ेंगे, सूबा शासन तो पढ़ लिया 1818 तक, है ना। उसके बाद देखो जब ये 1818 तक देखेंगे तो ब्रिटिशर्स कितने तक रहेंगे? 1830 तक रहेंगे। कब तक रहेंगे? 1830 तक, जिसमें अधीक्षकों की नियुक्ति करेंगे, है ना। जिसमें पहला क्या आएगा? एडमंड आएगा, एगन्यू आएगा, हंटर आएगा, सैंडिस आएगा, विल्किंसन आएगा, क्राफर्ड आएगा। और यहां से भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा। जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रिटिश के अधीन जो लास्ट अधीक्षक हैं उसका क्या नाम है, या जमींदारी का विद्रोह किसके साथ हुआ था, करौद और सरगुजा के मध्य में जो युद्ध चल रहा था वो युद्ध पूछा गया था। तो ये ब्रिटिश के अधीन जब हम लोग मराठा शासन देखेंगे, मतलब अधीक्षकों को पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको क्या किया जाएगा इसके बारे में डिटेल से समझाया जाएगा। फिलहाल अभी इसका डेट याद रखो, ये 1818 से कब जाएगी? 1830 तक। ठीक है, 1818 से 1830 तक। पुनः मराठा शासन कब होगा? 1830 से लेकर के 1854 तक जाएगा। ठीक है, फिर 1854 में डलहौजी की हड़प नीति आएगी और उसके बाद पूरा क्या किया जाएगा? उसको हड़प लिया जाएगा। कब तक पढ़ेंगे उसको? 1947 तक। 1854 से 1947 तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये टाइम फ्रेम आपको याद करना है। अब चलो इसको टाइम फ्रेम को याद करने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले 1741 में तो हुआ था इसका क्या, जब आया था युद्ध करने के लिए भास्कर पंत, है ना। तो वहां पे आपको एक चीज तो एक डेट कंफर्म हो गया 1741 तक। ठीक है, 1741 से 1757 तक ये आपको याद करना है। ठीक है, अब देखो 58, 68, 78, 88, 88 के आसपास दिख रहा है, एक कम करो, मतलब 58 से 88 होना चाहिए, लेकिन यहां एक कम करके क्या याद रखना है? 87। ठीक है, फिर देखो दोनों 8, 8 दिख रहा है, तो यहां पे भी दोनों आपको 18, 18 दिख रहा है, 8, 8, और इसको क्या याद रखना है? 18, 18। ठीक है, 2 बार आ रहे हैं, तो ये भी डेट याद हो जाएगा 1788 से 1818। फिर क्या था? 18, 18 से 1830 तक, 30 से 54 तक, 54 से 47 तक। ठीक है, ये समझ में आया क्या? इसको डेट को देखो, सबसे पहले आप 2-3 बार इसमें रफ भी करना, वो याद होना चाहिए आपको। सबसे पहले कहां से स्टार्ट करना है? 1741 से 1757 तक। ठीक है, 1757 तक। फिर 58 से 88 याद किए थे क्या? 58 से 88, तो एक कम करना है, 88 नहीं 87। ठीक है, फिर क्या याद रखोगे? 1800, देखो 87 हो गया, 88, 2, 8, 8 आ रहा है, तो इसमें भी आपको क्या करना है? 18, 18 2 बार करना है। याद हुआ? 18, 18। फिर 1818 से 1830 तक लेना है। 1830 से क्या लेना है आपको? 54, और 54 से क्या लेना है? 1854 से 1947। याद हुआ क्या ये वाला पूरा कंटेंट, है ना। अब इसी को आप क्या नाम दे दोगे? ये अप्रत्यक्ष मराठा शासक। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष रूप से आ जाएगा, प्रत्यक्ष रूप से आ जाएगा। फिर ये क्या होगा? सूबा शासन। ठीक है, सूबा शासन। सूबा के बाद फिर क्या? ब्रिटिश के अधीन पढ़ोगे, ब्रिटिश के अधीन मराठा शासन। फिर इसमें क्या पढ़ोगे? पुनः मराठा शासन, पुनः मराठा शासन। और ये पूरा ब्रिटिश क्या कर लेगा? अपने में नियंत्रण कर लेगा, तो ये प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश शासन पढ़ोगे। ठीक, याद हुआ क्या? इतना क्लियर? बात समझ में आई? तो पहले तो हम लोग को टाइम फ्रेम जानना है। अब इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? जो राजा है उसका नाम हम लोग को याद रखना है, ये ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और उसको हम लोग पूरे ट्रिक से याद करते जाएंगे, सब चीज समझ में आते जाएगा। ठीक है, अब देखो पहला चीज हम लोग क्या पढ़ेंगे जी? अप्रत्यक्ष मराठा शासन के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अप्रत्यक्ष मराठा शासन, अप्रत्यक्ष मराठा शासन। तो अप्रत्यक्ष मराठा शासन में आप 2 राजाओं का नाम याद रखना। 2 राजा मतलब पहला राजा, दूसरा राजा। पहला कौन था? याद करो, रघुनाथ सिंह था क्या?
रघुनाथ सिंह था क्या? तो रघुनाथ सिंह, पहला चीज समझ में आया। दूसरा कौन राजा था? मोहन सिंह। कौन था? मोहन सिंह। ये हम लोगों ने कलचुरी में भी याद कर लिया। खैर इसको तो आपको जानने की भी जरूरत नहीं है, यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। बस ये पूछा जाएगा कि कौन से राजा थे जो अप्रत्यक्ष रूप से मराठा शासन कर रहे थे, ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष मराठा शासन में दो राजा का नाम अपने को याद रखना है, एक रघुनाथ सिंह और दूसरा क्या याद रखना है आपको? मोहन सिंह। बात समझ में आई? तो ये दो शासक याद हुआ। अब देखो इंपॉर्टेंट कौन सा है? कौन सा है जी? मराठा शासन के बारे में आपको अब जानना है। ठीक है, मराठा शासन के बारे में। तो मराठा शासन कब से कब तक जो चला? मराठा शासन, इसमें क्या याद रखना है? प्रत्यक्ष रूप से था क्या ये? प्रत्यक्ष मराठा शासन। प्रत्यक्ष मराठा शासन कब से कब तक था, इसका टाइमिंग याद रखो। तो प्रत्यक्ष मराठा शासन के लिए 1758 से 88 याद किए थे। 88 में एक कम, मतलब कौन सा? 87। ठीक, तो प्रत्यक्ष मराठा शासन में क्या याद रखना? बचाओ परसो अप्पा करके याद रखना। क्या याद रखना? बचाओ, ठीक है, बचाओ परसो अप्पा याद रखना। ठीक है, क्या याद रखोगे? बचाओ परसो अप्पा, बचाओ। ठीक है, अब ब से देखो, ब से क्या याद रखना? बिंबाजी भोसले। बिंबाजी भोसले। सबसे पहले तो ये ट्रिक याद रखो, प्रत्यक्ष मराठा शासन, प्रत्यक्ष मराठा शासन में कौन शासन करेगा? बचाओ परसो अप्पा। ठीक है, कौन शासन करेगा? बचाओ परसो अप्पा। ठीक, ब से क्या याद रखेंगे? बिंबाजी भोसले। च से क्या याद रखेंगे? चिमणाजी भोसले। व से क्या याद रखेंगे? व्यंकोजी भोसले। वो या व से क्या रखोगे? व्यंकोजी भोसले। प से परसों, परसों से परसाजी या परसो जी करके याद रखना। अ से क्या याद रखोगे? अप्पाजी भोसले। ठीक है, तो ये पूरा इन लोग का शासन क्रम याद हो जाएगा। ठीक है, परसों से परसो जी करके याद रखना। ब से क्या रखेंगे? बिंबाजी भोसले। च से चिमणाजी भोसले, चिमणाजी भोसले। यहां से क्वेश्चन आया भी था, याद करो, चिमणाजी भोसले से, है ना? चिमणाजी से गंधेश्वर महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार, निर्माण किसने करवाया था? तो ये पूछा जाएगा चिमणाजी भोसले के शासनकाल में। सीजीपीएससी में प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, चिमणाजी भोसले के बारे में। फिर व से देखो, व से व्यंकोजी भोसले आएगा। कौन आएगा? व्यंकोजी भोसले। कौन आएगा जी? व्यंकोजी भोसले। प से क्या याद रखोगे? परसों से परसो जी। ठीक है, परसो जी। अप्पा से क्या याद रखना? अप्पा साहब। ठीक, अ से क्या याद रखोगे? अप्पा साहब। तो ये किसका शासन क्रम है जी? प्रत्यक्ष मराठा शासन के बारे में, जिसमें आप क्या पढ़ोगे? बिंबाजी भोसले, व्यंकोजी भोसले, चिमणाजी भोसले, इन सब के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, तो इसका शासन क्रम कौन कौन सा थे? देखो, 1758 से 1788 याद किए थे, उससे एक कम करना है, मतलब 1887 याद रखना है। ठीक, अब इसका भी शासन क्रम पूछा जाएगा। ठीक है, इसका भी शासन क्रम पूछा जाएगा। किसका शासन क्रम? जो बिंबाजी भोसले है, चिमणाजी भोसले है, व्यंकोजी भोसले है, परसो जी है, अप्पा, इन सब का क्या पूछा जाएगा? शासन क्रम भी याद करना है आपने को। तो देखो ये भी आसान है, उतना कठिन नहीं है, याद करोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो 1758 से क्या रखेंगे? 87। ठीक है, 1758 से 87 ये प्रत्यक्ष रूप से मराठा शासन करेगा ना, बिंबाजी भोसले। ठीक है, फिर च से चिमणाजी भोसले, ये एक साल के लिए आएगा। एक साल के लिए मतलब 1787 से 1788 तक ये जाएगा, और इसकी रहस्यपूर्ण तरीके से मृत्यु हो जाएगी। जब हम लोग इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो देखेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि ये चिमणाजी भोसले मरा कैसे था, कोई इसका खुद का शत्रु था या रहस्यमय तरीके से मार दिए थे। तो ये सारा चीज हम लोग इसका क्या करेंगे? कवर करेंगे। फिलहाल अभी ये जान लो बिंबाजी भोसले के बारे में, चिमणाजी भोसले के बारे में जो शासन काल है ना। व्यंकोजी भोसले के बारे में क्या याद रखना है?
1788 याद रखे थे, 1788, ठीक है। अब ये क्या था, एक साल के लिए आया था, देखो एक साल के लिए आया था, और सूबा शासन में बताया था कि ये 1818 तक चलेगा, ठीक है। कहां तक चलेगा, 1818 तक चलेगा। एक साल के लिए आया 1788 से, 1788 से ये क्या, 1787 से 1788, ये एक साल के लिए आएगा बस। अब देखो 1788 के बाद व्यंकोजी भोसले के बारे में पढ़ेंगे, तो 1811 चलेगा, तो ये पूरा 1818 तक सूबा शासन, लेकिन उससे पहले ही व्यंकोजी भोसले की मृत्यु हो जाएगी। तो ये कब मरेगा जी, 1811 में मर जाएगा, 1811 में मर जाएगा। ये सिर्फ व्यंकोजी के शासन काल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ना कि सूबा शासन के बारे में। सूबा शासन कहां से कहां तक था, 1788 से 1818 तक था, लेकिन 1811 में व्यंकोजी की मृत्यु हो जाएगी। कब, 1811 में इसकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। फिर परसो जी के बारे में देखो, परसो जी 1811 से 1816 तक, फिर ये लास्ट वाला जो है 1816 से 1818 तक, ये क्या करेगा, यहां पे शासन करेगा, ठीक है। तो इसका शासन क्रम देखो, 1858 से 87, ठीक है, जो बिंबाजी भोसले है उसका शासनकाल। 88 से ये कहां जाएगा, एक साल के लिए बस रहेगा। 88 से 1811, देखो ये भी सिमिलर डिजिट आ रहा है, 8811, 8811, ठीक है। तो 88, 11, 11 से 16, 16 से 18, 11 से 16, 16 से 18, ठीक है। इसका फिर से एक बार आप 2-3 बार प्रैक्टिस करना, ठीक है, वो समझ में आ जाएगा आपको। तो डेट क्या क्या था याद करो, डेट डेट क्या था, 1758 से क्या था, 87। एक साल के लिए फिर आया था चिमनाजी भोसले, चिमनाजी भोसले एक साल के लिए आया था, एक साल मतलब 1787 से क्या याद रखेंगे, 1788, 88 आया 88, तो उसमें भी क्या याद रखेंगे, 8811 याद रखना, ठीक है। मतलब 1788 से 1811, 8811 याद रखना। फिर ये देखो 1811 आया, 1811 से 1816, लास्ट में 1816 से 1818, ठीक है। तो ये कौन सा शासन था, प्रत्यक्ष मराठा शासन था, ठीक है, जिसमें हम लोग बचाओ परसों अप्पा करके याद रखे थे, बचाओ परसों अप्पा, ठीक है। ब से देखो क्या था, बिंबाजी भोसले, च से चिमनाजी भोसले, व से व्यंकोजी भोसले, परसों से परसोजी, अप्पा से अप्पा जी, ठीक है। क्लियर हुआ ये वाला सेक्शन। अब देखो अगला, ठीक, अब देखो कौन सा हम लोग पढ़ेंगे, सूबा शासन पढ़ेंगे। तो सूबा शासन में यहां पे किसकी नियुक्ति की जाएगी जी, सूबेदारों की नियुक्ति की जाएगी। कितने सूबेदारों की नियुक्ति की जाएगी, और 8 शासन क्रम आपको यहां पे देखेंगे, 8 आपको यहां पे सूबेदारों को जानना है, ठीक। तो देखो इसका याद कैसे करोगे, मवी भके 20 सिया करके याद रखना, ठीक है। मवी भके 20 से बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कहने का क्या मतलब है, 2 बी वाले आएंगे, ठीक है, 20 सिया करके, ठीक है। सीक्वेंस को समझो, मवी भके 20 सिया करके याद रखना, मवी भके 20 सिया। इससे होगा क्या, पूरे शासन क्रम को क्या याद करोगे आप, सूबा शासन याद रखोगे। और ये इसलिए भी याद करना जरूरी है क्योंकि इसके सीक्वेंस को लेकर के क्वेश्चन बना है, इसके सीक्वेंस को लेकर के क्वेश्चन बना है 2-3 बार। मतलब क्रम से जमाइए, तो क्रम से जमाना भी है आपको इसके बारे में। तो देखो मवी भके 20 सिया से म से क्या रखोगे, महिपत राव दिनकर, महिपत राव दिनकर, ठीक है। वी से विठल राव, वी से क्या रखोगे, विठल राव। भवानी कालू, भवानी कालू। के से केशव गोविंद,
ठीक है, बी से 2 बार याद रखना बोला हूं, तो बी से बीकाजी पिंडरी और बीकाजी गोपाल याद रखना। ठीक है, बीकाजी पिंडरी और बीकाजी गोपाल 2 बार याद रखना है। फिर लास्ट में क्या याद रखोगे, बीकाजी पिंडरी और बीकाजी गोपाल, स से सखाराम हरि और सीताराम टाटिया के बारे में, या से यादव राव दिवाकर। ठीक है, तो बीकाजी पिंडरी पहले याद रखना, बीकाजी पिंडरी, बीकाजी गोपाल, ठीक है, स से सखाराम हरि और सीताराम टाटिया याद रखना, और सीताराम टाटिया। लास्ट में यादव राव दिवाकर। क्या याद रखोगे, यादव राव दिवाकर। तो ये पूरा सीक्वेंस हो गया 8। जो सुबह आपको पढ़ना है सूबेदार, उसका पूरा नाम याद हो गया। तो ट्रिक से क्या याद रखने है आपको, मवी भके 20 सिया करके याद रखना है, मवी भके 20 सिया। ठीक है, म से महिपत राव दिनकर, वी से विठल राव दिनकर, भ से भवानी कालू, के से केशव गोविंद, बी से बी स्क्वायर करके, मतलब बी वाला 2 नाम याद रखना है, एक बीकाजी पिंडरी, एक बीकाजी गोपाल, स और सी करके सखाराम हरि और सीताराम टाटिया। ठीक है, भके 20 सिया करके याद रखना, स से सखाराम हरि, सीताराम टाटिया, यादव राव दिवाकर। ये क्या हो जाएगा, इसका सूबा जो शासन है उसका क्रम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें से पूरा इंपॉर्टेंट क्या है कि कौन सा सबसे ज्यादा शासनकाल तक शासन करेगा, कौन सबसे कम समय तक शासन करेगा। सूबेदारी व्यवस्था क्या थी, ये कोई पद नहीं था कि हाँ बाप के बाद बेटे को मिलेगा, बेटे के बाद उसके बेटे को मिलेगा, ऐसा कोई नहीं था। ये एक तरफ से ठेकेदारी प्रथा थी, मतलब जो ज्यादा कर वसूल करके किसको देगा, व्यंकोजी भोसले को देगा, तो वही क्या हो जाएगा, उसको इसका ठेका मिलता था। तो सूबेदारी व्यवस्था ऐसी थी, बोली के आधार पे क्या दिया जाता था, इसको दिया जाता था। ठीक है, बोली के आधार पे दिया जाता था। तो इसका सीक्वेंस याद रखना है, सीक्वेंस बार बार पूछा जाएगा, मवी भके 20 सिया, मवी भके 20 सिया 2-3 बार याद करोगे, खुद से कॉपी में लिखोगे, ये आराम से याद होते जाएगा, कोई बड़ा टास्क नहीं है। लेकिन ये कर लिए तो फ्री का 1 से 2 नंबर मिल जाएगा। अब जो इतना मेहनत करेगा वो उसको नंबर मिलेगा जी, है ना। तो 1-2 बार क्या करोगे, इसका प्रैक्टिस करोगे। अब इसके शासन काल को लेकर के भी पूछा जाएगा कि भवानी कालू सबसे कम समय के लिए, केशव गोविंद सबसे अत्यधिक समय के लिए। तो उसको जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसके डेट को भी याद करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, डेट को याद करना पड़ेगा। तो डेट याद करो, चलो। ठीक, इसके डेट को लेकर के अलग से फिर इसमें यहीं पे लिख दें क्या, छोटा छोटा जो है ना, फिर अलग से कितना बनाएंगे। तो देखो महिपत राव दिनकर जो है वो कब से कब तक आएगा, 1788 से लेकर के 1790 याद रखना है। ठीक है, 1788 से कब तक याद रखोगे, 1790 याद रखना। विठल राव दिनकर जो आएगा वो 6 साल के लिए आएगा, 6 साल के लिए आएगा, मतलब 1790 से क्या रखेंगे, 96। क्या रखेंगे, 1790 से 96 याद रखना है। फिर देखो ये भवानी कालू बहुत कम समय के लिए, मतलब अल्प समय के लिए ये काम करेगा। तो अल्प समय के लिए काम करेगा मतलब इसका एक ही साल याद रखना है, 1796 से 1797 याद रखना। ठीक है, 1797 ये सबसे कम समय के लिए था। तो कम समय तक शासन करने वाला सूबा शासक कौन था, भवानी कालू। केशव गोविंद सबसे अधिक समय तक कार्य करेगा। तो ये दोनों आपको कम और ज्यादा वाले यहीं पे मिल गए। तो ये लगभग 11 साल शासन करेगा। 11 साल शासन मतलब 1797 से ये क्या करेगा, 1808 तक के आसपास क्या करेगा, ये शासन करेगा। तो पहला 3 डेट याद हुआ क्या, पहले 2 साल करेगा, फिर 6 साल करेगा, फिर 1 साल करेगा। ठीक है,
जैसे 261, तो इसका एक कोड भी बनाया था मैं, 261 करके याद रखना, 261। फिर ये क्या करेगा देखना, ये एक ही साल के लाया है 261 से, ये फिर इसको 11 करना। 261 11 कैसे याद करोगे, 261 11 कैसे याद करोगे, फिर उसी स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे समझेंगे। तो 261 और 11 मतलब पहले वाला जो शासक आएगा 2 साल के लिए, दूसरे वाला जो आएगा वो 6 साल के लिए, तीसरा वाला जो आएगा 1 साल के लिए, और उसके बाद जो सर्वाधिक समय तक शासन करेगा वो 11 साल के लिए करेगा। अब इससे होगा क्या, 261 तो नाम समझते भी हो आप, है ना। तो देखो 261 11 करके याद रखेंगे, 261 मतलब 1788 से ये जाएगा 1790। तो ये कितने साल के लिए है जी, 2 साल के लिए। देखो ठीक है, 6 साल के लिए याद रखेंगे तो 1790 से क्या याद रखेंगे, 96। ये कितने साल के लिए है, 6 साल के लिए। फिर 1 साल के लिए याद रखना है तो 1796 से 1797 याद रखना है। ये कितना हो गया, 1 साल। उसके बाद एक आया, एक के सामने में 11, एक और एक लगा दो तो वो क्या हो जाएगा 11, एक और एक 11 नाम सुने भी हो, है ना। तो 1797 से ये कितना याद रखेंगे, 1808 तक। ठीक है, 1797 से क्या रखेंगे, 1808 तक याद रखेंगे। किसको, केशव गोविंद को। ठीक है, ठीक, इतना ही हुआ। अब देखो 1808 तक हम लोगों ने देख लिया। बीकाजी पिंडरी जो है वो 1808 से 1809 तक, 1809 तक दिख रहा है क्या, देखो तो ये वाला नहीं दिख रहा है। चलो यहां देखो 1808 से ये कहां तक जाएगा, 1809 तक। ये भी 1 साल के लिए ही शासन करेगा। ठीक, 1808 से 1809 तक शासन करेगा। बीकाजी गोपाल के बारे में जब देखेंगे तो ये 1809 से 17 तक जाएगा। 1809 से कहां तक जाएगा जी, 17 तक जाएगा। 1809 से 1817 तक जाएगा। फिर 1817 एक ही बार के लिए फिर एक जने आएगा, सखाराम हरि और सीताराम टाटिया, दोनों एक ही शासनकाल में शासन करेंगे 1817। और 1818 में बंद हो जाएगा बोल रहा हूं सूबा शासन। तो ये कितना तक जाएगा जी, सिर्फ 1817 से 1818 तक जाएगा। तो ये डेट रखना आसान, याद हो जाएगा। अब देखो सिर्फ यहां 1 साल के लिए आया है क्या, 1808 से 1809 तक। ठीक, अब यहां देखो ये शासन करेगा विषम संख्या तक। विषम संख्या तक जैसे हम लोग देख रहे थे, यहां पे देखो ये वाला सीक्वेंस याद हुआ क्या, 261 11 करके याद किए थे। पहले ये ग्रुप को याद रखना। ठीक, फिर जो है वो 1 ही साल तक शासन करेगा। 1 ही साल तक शासन करेगा मतलब 1808 से 1809 तक शासन करेगा। ठीक, फिर ये विषम संख्या वाला आया ना, तो वो भी विषम संख्या तक ही शासन करेगा। मतलब 1809 से ये कहां जाएगा, 1817 तक जाएगा। फिर 1817 का एक ही आएगा, फिर 1817 से 1818 तक। याद हुआ क्या सीक्वेंस। चलो एक बार फिर से यहां पे देखो। सबसे पहला कोड क्या याद किया था मैं, 261 11 करके याद करवाया था, 261 11। अब 261 11 क्या है, 1788 से अपने को स्टार्ट करना है, तो ये 2 साल तक जाएगा 1790 तक। 2 साल याद हुआ क्या। अब डेट इतना क्यों याद करा रहा हूं, जरूरी जोर देके आया हुआ क्वेश्चन है, नहीं पढ़ोगे नहीं बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, फिर क्या देखो 1790 से क्या था, 6 साल के लिए था, मतलब 1796 6 साल के लिए। फिर देखो 1 साल के लिए था क्या, 1796 से 1797, 1796 से 97। ठीक है, 1 साल के लिए। फिर ये क्या था, 1797 से कहां तक जाएगा, 1808 तक जाएगा 11 साल के लिए। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस याद हुआ क्या, इसको एक बंच में याद रखना है। फिर 1 साल के लिए आएगा, 1 साल के लिए मतलब 1808 से 1809 तक याद रखना है। 1808 से 1809 तक ये विषम संख्या है क्या। तो अब देखो 1809 से क्या रखना है अपने को, 1817 याद रखना है।
ठीक है, 1817। 1817 का सिर्फ एक ही बार आएगा और लास्ट में 1817 से 1818 याद रखना है। ठीक है, 1817 से 1818। 1818 क्यों याद रखेंगे? क्योंकि यहाँ पे सूबा शासन का क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। याद हुआ ये पूरा का पूरा? चलो, इसका कोड क्या था? मवी भके 20 सिया। तो देखो अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या? दो चीज हम लोग अभी तक समझ रहे हैं। एक तो प्रत्यक्ष मराठा शासन के बारे में, प्रत्यक्ष मराठा शासन के बारे में, और एक किसके बारे में समझा हम लोगों ने? सूबा के बारे में। ठीक है, यहां पे शासकों का क्रम, सॉरी, जो यहां पे शासन करेंगे उनका क्रम ही आपको याद करना है। तो पहले वाला क्या कराया था मैं? बचाओ, परसोअप्पा, परसोअप्पा। ठीक है, पहला देखो ब से क्या था? बिंबाजी भोसले, बिंबाजी भोसले। च से चिमड़ाजी भोसले, चिमड़ाजी भोसले। व से क्या था? व्यंकोजी, व्यंकोजी भोसले। ठीक है, परसों से परसोजी। ठीक है, और अप्पा से क्या था? अप्पा साहब, अप्पा से क्या था? अप्पा साहब। ये प्रत्यक्ष वाला हुआ क्या? अब सूबा वाला देखो, सूबा वाला कैसे याद किए थे? मवी भके 20 सिया, मवी भके, ये एक बंच में याद रखना। फिर 20 सिया से 20 स्क्वायर किए थे, मतलब 20 से दो नाम, एक बीकाजी पिंडरी के बारे में याद रखना और एक बीकाजी गोपाल के बारे में। बीकाजी गोपाल याद रखना है अपने को। ठीक है, मवी से, म से देखो महिपत राव, वी से विठल राव। भ से क्या था? भवानी कालू, और के से क्या था? केशव गोविंद, केशव गोविंद। ये दोनों कम और ज्यादा वाले थे। ये सबसे अत्यधिक समय तक शासन करेगा और ये कम समय तक। बीकाजी पिंडरी, बीकाजी गोपाल। स से सखाराम हरि और सीताराम टाटिया, है ना, और लास्ट में या से यादवराव दिवाकर। ठीक है, तो ये सूबा शासन के बारे में और प्रत्यक्ष मराठा शासन के बारे में हो गया। इसके बाद हम लोग को दो चीज और पढ़ना है, दो चीज और, मतलब ब्रिटिश के अधीन मराठा शासन पढ़ना है। ठीक है, किसके पढ़ना है जी? ब्रिटिश के अधीन पढ़ना है और पुनः मराठा शासन करना है। तो देखो, ब्रिटिश के अधीन मराठा शासक को पहले याद करोगे, ब्रिटिश के अधीन मराठा शासक पढ़ना है। तो ब्रिटिश के अधीन मराठा शासक क्या याद करोगे? ब्रिटिश के अधीन मराठा शासक में एक कैरेक्टर लेना, विकास, जो क्या करेगा? हंस नहीं रहा था तो उसको हंसाओगे, तो क्या बोलोगे? ए हंस विकास बोलोगे ना। विकास नाम का कोई प्राणी है जो हंस नहीं रहा था, तो उसको क्या करोगे? हंसाओगे। तो हंसाओगे तो क्या बोलोगे? ए विकास हंस, या ए हंस विकास बोलेंगे, ए हंस विकास। ठीक है, ये स जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, इससे याद नहीं करना है, बाकी ये 5 नाम आपको याद करना है। देखो, ए से 2 नाम आएगा, ए से 2 नाम मतलब ए से एडमंड, ए से एडमंड याद रखना है। ठीक है, ए से एगेन्यू याद रखना, ए से एडमंड और ए से एगेन्यू याद रखना है अपने को। ह से क्या रखोगे? हंटर याद रखना। स से सैंडिस, वी से विल्किल्सन, वी से विल्किंसन, और क से क्राफर्ड। ठीक है, क से क्राफर्ड। इतना नाम आपको ब्रिटिश के अधीन पूछना है, और मतलब बताना है। क्वेश्चन हर एक से पूछा गया है। ब्रिटिश के अधीन जो मराठा शासन है, एडमंड के बारे में भी पूछा गया है, एगेन्यू भी पूछा गया है, हंटर भी पूछा गया है, सैंडिस भी पूछा गया। मतलब इसमें से किसी को आप इंपॉर्टेंट नहीं है करके छोड़ नहीं सकते, हर चीज इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सैंडिस जैसे देखो, ये क्या करेगा? कैलेंडर को चेंज करेगा। जो शिक्षा का माध्यम है या बातचीत का माध्यम है वो अंग्रेजी करेगा। 1818 में रायपुर का ये राजधानी ट्रांसफर करेगा रतनपुर से,
अंतिम मराठा शासन, अंतिम ब्रिटिश के अधीन शासन। तो मतलब यहां से हर क्वेश्चन, हर शासक से क्या बोलेगा, यहां पे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो ये ब्रिटिश के अधीन याद रखना है। अब इसमें से देखो कैसे याद करोगे, इसका शासनकाल भी अपने को जानना है। ठीक है, तो ये कब से कब तक जाएगा, 1818 से 1830 तक जाएगा। 1818 से 1830 तक जाएगा जी। ठीक है, तो अब एक एक करके याद करो। चलो सबसे पहला देखो एडमंड। एडमंड के बारे में एक ही चीज याद रखना है, 1818। और इसमें जितना भी नाम आप याद करोगे, पहले को सिर्फ एक ही साल लेना, फिर उसके बाद को है उसके सीक्वेंस में लेना है। क्या बोल रहा हूं समझ में आएगा, धीरे से देखो। फिर 1818 से एवेन्यू कब तक जाएगा, 1825 तक जाएगा। हंटर का सिर्फ 1825 तक। सैंडिस का 1825 से 28 तक। ये क्या है, 1828 तक। और ये क्या जाएगा, 1828 से 1830 तक। नहीं समझे कहने का क्या मतलब, पहले वाला जो शासक आएगा उसमें सिर्फ एक ही ईयर रहेगा, उसके बाद जो आएगा वो बंच में आएगा। बंच में मतलब 1-2 साल या 5 साल ऐसे जाएगा। तो एडमंड देखो 1818, एवेन्यू देखो 1818 से 1825 तक। हंटर का सिर्फ 1825। सैंडिस फिर 3 साल जाएगा, 1825 से 1828 तक, सिर्फ ये 1828। यहां विल्किंसन में ही आएगा। क्राफर्ड में 1828 से 1830 तक जाएगा। तो इसका डेट याद करना आपको ज्यादा आसानी हो जाएगा। ठीक है, 1818 याद करना है। फिर एक बंच में आएगा 1818 से 1825 तक जाएगा। जो 1825 लास्ट में आया उसको ऐड करो, सिर्फ 1825 हंटर का। फिर ये 3 साल जाएगा, 1825 से 1828 तक। ये जो लास्ट का बचा 1828, एक ही साल इसमें रखना है विल्किंसन में। क्राफर्ड में 1828 से 1830 तक। याद हुआ क्या, ठीक, समझ में आया। इसके बाद आप ब्रिटिश के अधीन मराठा शासक देखने के बाद क्या पढ़ोगे, लास्ट में एक पुनः मराठा शासक। तो जो पुनः मराठा शासक आएगा 1830 से 1854 तक, तो यहां पे रघुजी तृतीय डायरेक्ट शासन ना करके किसके द्वारा शासन चलाएगा, जिलेदारों के नाम से। किसके द्वारा, जिलेदारों के नाम से। याद करो कोई सूबा शासन चला रहा था क्या, जो बैंकोजी भोसले था वो डायरेक्ट शासन ना करके किसके द्वारा, सूबा के द्वारा शासन चलाता था। वैसे ही जब पुनः मराठा शासन देखेंगे तो इसमें जो रघुजी तृतीय रहेगा वो भी डायरेक्ट शासन ना करके क्या करेगा, जिलेदारों की नियुक्ति करेगा और जिलेदारों के हिसाब से क्या करेगा, वो शासन चलाएगा। तो इसमें से अब तक सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बना है, एक तो जो प्रथम वाला था और एक जो लास्ट वाला था। ठीक है, प्रथम वाला था और लास्ट वाला था। प्रथम वाला था और लास्ट वाला था मतलब क्या, जो कृष्ण राव अप्पा और गोपाल राव अप्पा हैं उसी के बारे में ही अभी तक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, किसके बारे में, कृष्ण राव अप्पा और गोपाल राव अप्पा। गोपाल राव अप्पा। ठीक है, अब तक क्वेश्चन सिर्फ इस 2 को ही पूछा गया है। इसका सीक्वेंस अगर याद करना चाहो तो भी याद कर सकते हो, है ना। ठीक, इसका सीक्वेंस याद करना होगा तो सीक्वेंस को याद कर सकते हो। खैर लेकिन वहां से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। जैसे कृष्ण राव अप्पा, अमृत राव अप्पा, शत्रुद्दीन के बारे में पढ़ोगे, है ना, दुर्गा प्रसाद के बारे में पढ़ोगे। ठीक, तो ऐसे करके आप इसका सीक्वेंस भी याद करना। चलो लिखवा दे रहा हूं, अगर जिसको याद करना होगा तो याद कर लेना। ठीक, इसका सीक्वेंस भी लिखा दे रहा हूं। चलो सबसे पहले क्या याद रखेंगे, कृष्ण राव अप्पा, कृष्ण राव अप्पा। ठीक है, अमृत राव, ठीक है, कृष्ण राव अप्पा पहला। दूसरा है अमृत राव अप्पा, फिर शत्रुद्दीन करके याद रखना। ठीक, दुर्गा प्रसाद, इंदुक राव। क्या याद रखोगे, सबसे पहले देखो
कृष्णराव अप्पा याद रखना, फिर उसके बाद अमृतराव अप्पा, सतरुद्दीन, दुर्गा प्रसाद, इंदुक राव, सखाराम, गोविंद राम, और लास्ट में क्या याद रखोगे? गोपाल राव। सखाराम, गोविंद राम, गोविंद राव, लास्ट में कृष्णरावप्पा और गोपाल राव। ठीक है, सीक्वेंस इसका इतना जरूरी नहीं है, इसलिए जोर दे के याद नहीं करा रहा हूं। ठीक है, इसमें सिर्फ दो ही नाम आपको याद रखना है, एक कृष्णराव अप्पा याद रखना है, एक गोपाल राव अप्पा। ये क्या था? प्रथम शासक था, और ये क्या था? लास्ट। मतलब शासक मतलब जिलेदार। ठीक है, ठीक। तो कृष्णराव अप्पा प्रथम वाला था, लास्ट वाला गोपाल राव अप्पा था। 1857 में डलहौजी की हड़प नीति आएगी, जिसके द्वारा जो मराठा है उसको समाप्त करके प्रत्यक्ष रूप से क्या मिला दिया जाएगा? छत्तीसगढ़ को, मराठा, छत्तीसगढ़ का जो मराठा शासन है उसको ब्रिटिश में समाहित कर दिया जाएगा। ये पूरा क्या था? लास्ट वाला था। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने 3 को अच्छे से याद किया, वहां से ही क्वेश्चन पूछेगा। पहले अप्रत्यक्ष वाला क्या था? गोपाल, सॉरी, उसमें से 2 शासक हम लोग पढ़े थे, रघुनाथ सिंह और मोहन सिंह। उसके बाद दूसरा हम लोगों ने किसको पढ़ा? प्रत्यक्ष मराठा शासन, उसमें बचाओ परसो अप्पा याद किए थे। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग किसको देखे? सूबा वाला देखे, तो मवीभा के 20 सिया करके याद किए थे। लास्ट में जब हम लोग ब्रिटिश अधीक्षक को देख रहे थे, तो ब्रिटिश अधीक्षक में हंसा रहे थे, एक विकास नाम का कैरेक्टर है, तो ए हस विकास करके याद किए थे। लास्ट वाला जो हम लोग अभी देख रहे थे, कृष्णराव अप्पा और गोपाल राव अप्पा, जो जिलेदार हैं पुनः मराठा शासन में। उसके बाद 1854 में क्या किया जाएगा? डलहौजी की हड़प नीति के तहत उसको समाहित कर लिया जाएगा, मराठा को ब्रिटिशर्स में। ठीक है, तो ये हम लोगों ने एक आधार बना लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसको डिटेल से एक्सप्लेनेशन करके हम लोग क्या करेंगे? पढ़ते जाएंगे, तो आपको ज्यादा आसानी से याद होगा। ठीक है, मिलते हैं अगली कक्षा में। बने रहिए योगेन साहू क्लासेस के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।